हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एज आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और पीछे की पढ़ाई आप ध्यान लगा के पढ़ते होंगे। आज जो है मेटलर्जी का 8th लेक्चर है। इसके पहले हम मेटलर्जी पर 7 लेक्चर ले चुके हैं। ओके, तो देखो, जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन की बात है तो आज से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में जो है जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन का एक्सट्रैक्शन है। आपके सिलेबस में ये चारों मेटल का क्या है? एक्सट्रैक्शन है, निष्कर्षण है। उसी को हमको 1 by 1 स्टडी करना है, 1 by 1 पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जस्ता या जिंक का निष्कर्षण, मतलब अयस्क से शुद्ध अवस्था में जिंक को कैसे प्राप्त करेंगे। खनिज से या अयस्क से जिंक को शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करेंगे, इसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है या हिंदी में निष्कर्षण कहते हैं। ओके, तो 4 मेटल है तो आज हम लोग जिंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो तुम जानता होगा बच्चों कि जिंक का जो है सिंबल क्या होता है? जिंक का सिंबल होता है Zn। पता है इसे? 9th 10th का बच्चा भी जानता है। एटॉमिक नंबर, जिंक का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 30। जिंक का देखो एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान है ना, 65.38 AMU है ना। राउंड फिगर में हम लोग 65 दे देते हैं, लेकिन रियल में होता है 65.38 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में यू भी बोला जाता है, यूनिफाइड बोला जाता है। ओके, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। एटॉमिक नंबर के आधार पर लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3। ये इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। अब यहीं पर देखो पूछ देगा कि जिंक का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, स्थान क्या है। देखो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है, क्वेश्चन आता है। स्थान का मतलब हुआ कि पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जिंक को किस पीरियड में रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, या किस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन। तो इसका पता कैसे करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल होता है वह पीरियड को इंडिकेट करता है, आवर्त को इंडिकेट करता है। ये 4s2 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा कि 4th पीरियड, 4 जो आगे में क्या इंडिकेट किया? 4th पीरियड के s ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? 3d10, इसका क्या अर्थ होगा? 3rd पीरियड के d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन। d जो है सब ऑर्बिट हुआ, इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, dxy dyz dzx, dx2 y2 एंड dz2। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हमको कितना है? 5 ऑर्बिटल है तो 5 दूनी
10 इलेक्ट्रॉन हुआ। समझ गए? 3d10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 3d10, 3 रिप्रेजेंट किया थर्ड ऑर्बिट के d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन। 4s2 क्या इंडिकेट किया? फोर्थ ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम पीरियड कैसे जानेंगे? देखो पीरियड इक्वल टू क्या होगा? पीरियड इक्वल टू क्या होता है? आउटर मोस्ट शेप या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको इंडिकेट करता है? पीरियड को, आवर्त। यह आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? तो इसीलिए ये जिंक जो है आवर्त सारणी के किस पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में है, मतलब चौथा पीरियड। समझ में आया? ऑर्बिट कैसे, पीरियड कैसे पता करेंगे? इसके लिए देखेंगे कि यह की आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 है ना। उसके बाद देखेंगे ग्रुप कैसे पता करेंगे? ग्रुप जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ग्रुप किसके बराबर होता है? ग्रुप का अर्थ हुआ बर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और डी ब्लॉक के केस में ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। डी ब्लॉक के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट एस और आउटर मोस्ट डी। आउटर मोस्ट एस में जितना इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट डी में जितना इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ग्रुप। तो देखो एस में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन और डी में कितना है? 10। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। यानी जिंक जो है पीरियोडिक टेबल के 12th पीरियड में, इस पीरियड में है, 12th पीरियड में है। नया नोमेनक्लेचर में पीरियड को ये जो ग्रुप जो है आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, तो नया नोमेनक्लेचर में ग्रुप को 1 से लेके 18 तक नोमेनक्लेचर किया गया है। और पुराना पद्धति के अनुसार जो है इस ग्रुप को ए और बी में बांटा गया है। तो ओल्ड नोमेनक्लेचर के अनुसार यह जो है सेकेंड बी में है और न्यू नोमेनक्लेचर के अनुसार जो है यह क्या है? 12th पीरियड, 12th ग्रुप में है। ये जिंक जो है 12th ग्रुप में है। कहने का मतलब क्या हुआ? जिंक जो है पीरियोडिक टेबल के चौथा पीरियड के 12वां ग्रुप में है। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है क्या हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको एग्जाम में आ जाएगा कि जिंक का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। कहेंगे यह आवर्त सारणी के 4th पीरियड में 12th ग्रुप में है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है बच्चों, हम दिखा देते हैं। यह आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल। देखो जिंक है ना, जिंक देखो यह किस पीरियड में है? यही ना पोजीशन इसका। देखो ये हुआ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। ये आवर्त सारणी में 7 पीरियड है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन जो है इसको ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप देखो 1 से लेके कितना 18। तो जिंक देखो कहाँ पर है? 4th पीरियड में है, यहाँ पर आया। देखो 1 2 3 4, 4th पीरियड में क्या है? जिंक। अब ग्रुप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जिंक क्या है? 12 ग्रुप में है। जिंक कहाँ में है? 12 ग्रुप के 4th पीरियड में है और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया इसका पोजीशन कैसे कैसे होता है? एग्जाम में पूछ देगा कि आवर्त सारणी में जिंक के स्थान की जिंक का स्थान पता है। अब जानिए अक्यूरेंस कि जिंक कहाँ पाया जाता है। अक्यूरेंस मतलब उपस्थिति।
ओके, हम आपको बताए थे कि नेचर में एलिमेंट दो रूप में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट माना हुआ स्वतंत्र अवस्था, कंबाइंड स्टेट माना हुआ संयुक्त अवस्था। मन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब मिला हुआ रहेगा, इसी को कहते हैं कंबाइंड स्टेट। तो जिंक जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह संयुक्त अवस्था कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है अयस्क के रूप में। जिंक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है ना। संयुक्त अवस्था क्या हुआ? कंबाइंड स्टेट में इसके मुक्त आयस निम्नलिखित है। संयुक्त अवस्था में इसके मुक्त आयस निम्नलिखित है ना। एक दो तो है जिंक ब्लेंड, कोर्स ने आपको पढ़ा है ZNS। आपको एग्जाम में पूछ देगा जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZNS। जिंक ब्लेंड जो है किसका आयस है? कहेंगे क्या? जिंक का आयस है, समझ ZNS। दूसरा देखो है जिंकाइट ZNO। जिंक ऑक्साइड कोर्स नेम हुआ जिंकाइट। उसके बाद देखो है केलेमाइन जिंक कार्बोनेट ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? इसका कोर्स नेम केलेमाइन। यह जो है जिंक का मुख्य अयस्क है। एग्जाम में पूछेगा जिंक के मुख्य अयस्क का नाम लिखें या जिंक के दो अयस्क का नाम लिखें, याद रखिएगा। जिंक ब्लेंड हुआ ZNS, जिंकाइट हुआ ZNO, केलेमाइन क्या हुआ? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ओके, ये हुआ ऑक्वेंट। यह फ्री स्टेट में नहीं है बल्कि कंबाइंड स्टेट में है, और कंबाइंड स्टेट में यह कोर्स के रूप में पाया जाता है। अब एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। तो देखो कोर्स तो बताया आपको 2-3, लेकिन जिंक का निष्कर्षण मुख्य रूप से जिंक ब्लेंड से किया जाता है ना। होने का तो इसका जो हम केलेमाइन से भी करते हैं, केलेमाइन जिंक कार्बोनेट से भी करते हैं, लेकिन इसका निष्कर्षण मुख्य रूप से ZNS जिंक ब्लेंड से किया जाता है। इसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं। उस चारों स्टेप्स के द्वारा हम जिंक का क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे। मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। तो ZNS देखो बच्चा क्या हुआ? ZNS जो है जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर है। तो पहले ही बताए थे ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? 4-5 को टेक्निक बता दिए हैं, इसीलिए ना 7 को वीडियो जब तक दिए, यही सब ना बताए। तो इस चूंकि सल्फाइड ओर है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन हम लोग करेंगे फैन उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा करेंगे। अब फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है समझा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड ओर से तो हम बदल देंगे मेटल ऑक्साइड में। तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए या तो कैल्कुलेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे। तो आपको बता चुके हैं कि कार्बोनेट ओर और हाइड्रेटेड ओर
को हम मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं कैसे? कैल्सिनेशन के द्वारा बदलते हैं, जबकि सल्फाइड ओड को बदलते हैं किसके द्वारा? रोस्टिंग के द्वारा। चूंकि सल्फाइड ओड है इसीलिए कंसंट्रेटेड ओड पे क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। यह बदल जाएगा किस में? मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन कैसे करेंगे? तो 4-5 गो टेक्निक बताए। जब रिडक्शन की क्रिया कार्बन के द्वारा करेंगे तो उसको स्मेल्टिंग कहेंगे। यह तीसरा स्टेप हुआ। और चौथा स्टेप में हम उसको क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो शुद्धिकरण कैसे करेंगे? उसका भी 3-4 स्टेप्स है ना? 3-4 प्रोसेस बताए हैं। विद्युत धारा के द्वारा जो करेंगे तो उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। इस चारों स्टेप्स के द्वारा हम लोग अयस्क से शुद्ध जिंक प्राप्त कर लेंगे। इसी क्रिया को एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, जिंक का निष्कर्षण, जिंक का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड, क्या होगा? ZnS से किया जाता है, जो निम्नलिखित स्टेप्स मतलब निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। ओके, किससे करेंगे? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? ZnS। तो पहला स्टेप देखो बच्चों है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण, अब कंसंट्रेशन कैसे करेंगे बता चुके हैं। 4-5 टेक्निक बताए हैं। चूंकि ये सल्फाइड ओड है इसीलिए इसका कंसंट्रेशन हम लोग करेंगे फ्लोटेशन प्रोसेस, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा करेंगे। अब फैन उत्प्लावन विधि क्या है बता चुके हैं। यहाँ उतना लिखेंगे तो इसका निष्कर्षण बहुत बड़ा, सिर्फ नाम लिख देंगे। उसमें बताए थे कि अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर एक टैंक में लेंगे, उसमें क्या करेंगे? वाटर दे देंगे, पाइन ऑयल दे देंगे, है ना? उसमें हवा के सहारे जो है उसमें वायु प्रभावित करेंगे, झाग उत्पन्न होगा। झाग क्या होगा? अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाएगा और अशुद्धि जो है नीचे बैठ जाएगा। और झाग को क्या करेंगे? अलग करके सुखा लेंगे। इस प्रकार से जो ओर प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड ओर या सांद्रित। ये टेक्निक जो है आपको हम लेक्चर 3, इस वीडियो का जो लेक्चर 3 देखिएगा वहाँ फैन उत्प्लावन विधि क्या है हम डिटेल से बता रहे हैं। तो पहले हम अयस्क को क्या करेंगे? साफ एवं चूर्ण करेंगे। जो निकाले धरती से नीचे से जो निकाले अयस्क जो है उसको हम साफ कर लेंगे और बड़े बड़े पत्थर के रूप में होगा, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होगा। उसको बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़े हम बदल लेंगे। उसके बाद उसको मिल में पीस के चूर्ण बना लेंगे। अब उस चूर्ण को क्या करेंगे? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा उसका संग्रह। ओके, अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर फैन उत्प्लावन विधि फ्लोटेशन प्रोसेस अयस्क को साफ एवं चूर्ण कर फैन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण
किया जाता है। समझ गए? बस इतने भी लिखेंगे। जैसे ही देखेंगे सल्फाइड ओर है तो कौन टेक्निक लगा देंगे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस लगा देंगे। अब क्या है इसको नहीं लिखेंगे तो लिखने में बहुत समय लगेगा। दूसरा देखो स्टेप में आ जाएंगे। अब संद्रण कर दिए, इम्प्योरिटी हटा दिए, तो इसे ओर को हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। चूंकि ये सल्फाइड ओर है इसीलिए इसको मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, किसके द्वारा, रोस्टिंग के द्वारा। वही यदि मान लो रहता हमारा क्या कार्बोनेट ओर रहता, तब इसको हम कैल्किनेशन द्वारा बदलते हैं। चूंकि ये सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग द्वारा। अब इसी में मान लो जिंक ब्लेंड में रह के जिंक कार्बोनेट रहता है जिसको केलेमाइन कहते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। समझे क्या बोले? यदि जिंक ब्लेंड है तब ना फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से काम किए। यदि तुम्हारा जिंक कार्बोनेट है जिसको केलेमाइन कहते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। यदि अयस्क में कुछ आयरन के कण पाए जाएंगे, यदि अयस्क में कुछ लोहे के कण पाए जाएंगे, उसका संद्रण हम लोग करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा। सब टेक्निक को हम बता देंगे। ओके, अब हम दूसरा स्टेप में इसका क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब जारन या भर्जन, जारन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अयस्क प्राप्त होगा उसको कहेंगे सांद्रित अयस्क या कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर को अब सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क मतलब कंसंट्रेटेड ओर को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में भट्टी मतलब फर्नेस में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड में परिणत हो जाता है ना। देखो ये ZnS है, इसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग, वायु उपस्थिति करते हैं रोस्टिंग। तो ये क्या बना है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, रोस्टिंग में क्या हुआ समझो बच्चों, ये जो सल्फाइड वो है इसको वायु की उपस्थिति में गर्म की, किसमें, भट्टी में। तो ये जिंक सल्फाइड जो है यानी जिंक ब्लेंड जो है यह बदल गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में बदल गया, और सल्फर कहाँ चला गया, जो सल्फर है यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। ओके, अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या होता है, भट्टी में कम ताप पर कुछ जिंक सल्फाइड जो है जिंक सल्फेट में परिणत हो जाता है। इसे निम्न ताप पर भट्टी में जो है निम्न ताप पर कुछ जिंक सल्फाइड ZnS जिंक ब्लेंड, कुछ जिंक ब्लेंड जिंक सल्फेट में बदल जाता
जो उच्च ताप पर विघटित होकर जिंक ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। लो टेम्परेचर होने के कारण जो है कुछ जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड जो है वो बदल जाता है किसमें? जिंक सल्फेट। इसमें बदल जाता है बच्चों? जिंक सल्फेट में। लो टेम्परेचर पर कुछ जिंक ब्लेंड जो बदल जाता है किसमें? जिंक सल्फेट। अब पुनः जो है हाई टेम्परेचर पर यह जो है जिंक सल्फेट, हाई टेम्परेचर पर यह जिंक सल्फेट टूट के पुनः क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2। कुछ जिंक सल्फेट बदल गया, कुछ जिंक सल्फाइड बदल गया, जिंक ब्लेंड बदल गया किसमें? जिंक सल्फेट में, लो टेम्परेचर पर। और वही हाई टेम्परेचर पर पुनः यह जिंक सल्फेट जो है टूट के बदल गया किसमें? जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और O2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया, ये भी गैस बन के निकल गया। फिर बैलेंस करने के लिए 4 6 2 8 4 4 8। समझ गया? तो नेट रिएक्शन क्या हुआ कि वेस्टिंग के द्वारा जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट कर गया इसमें जिंक ऑक्साइड, यानी मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया। ये हुआ तुम्हारा कौन सा? दूसरा स्टेप। सारा स्टेप को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? तीसरा स्टेप। ये जिंक ऑक्साइड तो हमको मिल गया, इससे ऑक्सीजन हटा देंगे तो जिंक प्राप्त हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या करना होगा? रिडक्शन करना होगा। और जब रिडक्शन की क्रिया कार्बन के द्वारा कराते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग, है ना। अब इसका रिडक्शन करा, अपकरण, है ना। और जब रिडक्शन की क्रिया कार्बन के द्वारा होगी, इस क्रिया को स्मेल्टिंग कहेंगे, पढ़ा चुके हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये जारित जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ भट्ठी में 2:1 में मिलाकर गर्म करेंगे। तो ये जिंक ऑक्साइड बदल जाएगा किसमें? जिंक में। ओके, अब रोस्टेड ओर मतलब जारित अयस्क को कार्बन के साथ 2:1 में मिश्रित कर भट्ठी में गर्म किया जाता है ना। गर्म किया जाता है। ये देखो, ये जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन। इसके से हम क्या किए? हीट किए 1400 डिग्री सी पर हम इसको क्या किए? हीट किए। ये बदल गया किसमें? जिंक में। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के निकल गया, है ना। यहाँ तुम क्या देखते हो कि जिंक ऑक्साइड बदल गया इसमें, जिंक में। इसी क्रिया को रिडक्शन कहते हैं। और जब रिडक्शन की क्रिया कार्बन के द्वारा होती है, इस क्रिया को स्मेल्टिंग कहते हैं, है ना। इस प्रकार जो जिंक प्राप्त हुआ, ये 97 से 98% जिंक प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 97 से 98% जिंक प्राप्त हुआ। लेकिन अभी भी इसमें 2% क्या है? अशुद्धि है। इसको शुद्ध करना जरूरी है कि नहीं?
ये जो 97 से 98% जिंक प्राप्त हुआ, जिसमें अभी भी कुछ न कुछ मात्रा में अशुद्धि है, तो ऐसे जिंक को कहा जाता है स्पेल्टर। स्पेल्टर, इस जिंक को क्या कहोगे? स्पेल्टर। आपको एग्जाम में आ जाएगा स्पेल्टर क्या है। तो जिंक ऑक्साइड के जब रिडक्शन किए तो जिंक प्राप्त हुआ 97 से 98%। अभी भी इसमें 2 से 3% इम्प्यूरिटी है। ऐसे जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, स्पेल्टर। क्या बोलेंगे? स्पेल्टर। ओके, स्पेल्टर। अब देखो यहाँ क्या होता है, चूंकि एक क्रिया बहुत हाई टेम्परेचर 1400 डिग्री पर कराते हैं, तो उच्च ताप पर जिंक वाष्पित हो जाते हैं, है ना। हाई टेम्परेचर है तो जिंक क्या होगा? वेपर बन के, वाष्प बन के निकल जाएगा, जिसको संघनित कर द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है। जिसको संघनित कर द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है, तो वाष्प जिंक जो बदल जाएगा किसमें? लिक्विड जिंक में। और जब हम उसको ठंडा करेंगे तो वह जिंक बदल जाएगा किसमें? सॉलिड जिंक। वह ठंडा करने पर वह जिंक बदल जाएगा किसमें? सॉलिड जिंक में। तो ऐसे जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेल्टर। ओके, उच्च ताप के कारण जिंक वाष्पित हो जाते हैं, जिसे संघनित कर द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है। द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है। यानी हाई टेम्परेचर पर जो जिंक ऑक्साइड बदल गया, जिंक में वो वेपर में चला गया, उसको हम क्या करेंगे? कंडेंसर में संघनित कर लेंगे और वह जिंक बदल जाएगा किसमें? लिक्विड जिंक। इसको ठंडा करेंगे, क्या बदल जाएगा? वह सॉलिड जिंक। ओके, इसको ठंडा करने पर यह ठोस जिंक के रूप में प्राप्त होता है, जिसे स्पेल्टर कहा जाता है। ओके, ये तुम्हारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी जो अशुद्धि है उसको हम शुद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको भी शुद्ध करना होगा। तो चौथा स्टेप हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। विद्युत शोधन पढ़ा चुके हैं। विद्युत शोधन 7th लेक्चर जो देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगा आपको। मेटलर्जी का जो 7th लेक्चर है वहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है। इसमें बताए थे कि 2 इलेक्ट्रोड होगा, अशुद्ध मेटल से एनोड बना लेंगे, यानी स्पेल्टर से क्या बना लेंगे? एनोड। और शुद्ध जिंक से क्या बना लेंगे? कैथोड। और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट में डुबा देंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो वह जिंक, शुद्ध जिंक जो है कैथोड पर जाके क्या होगा? जमा हो जाएगा। इस प्रकार से जिंक जो हमको प्राप्त होगा वह 99.99% क्या होगा? शुद्ध होगा। यही जिंक का क्या है? निष्कर्ष। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन ना, स्पेल्टर इम्प्योर जिंक मेटल, अशुद्ध जिंक धातु, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पेल्टर से एनोड
तथा प्योर जिंक मेटल से कैथोड बनाया जाता है ना। दोनों इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। ओके, विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से, है ना, शुद्ध जिंक कैथोड पर जमा हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध जिंक क्या होगा, कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है बच्चों, हम आपको लेक्चर 7 में बता चुके हैं, उसको पढ़िएगा। एनोड जो हम बनाए किसका, स्पेक्टर से। पहले ही बताया कि अशुद्ध धातु से एनोड बनाया जाता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, या Zn++ के रूप में ना, या Zn++ के रूप में कहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन में आएगा। एनोड जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, Zn++ के रूप में कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आएगा। और एट कैथोड पर रिडक्शन होगा, यह Zn++ यह इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिंक जो है ये कैथोड पर आके जमा हो जाएगा, है ना। जिंक जो है कैथोड पर आके क्या होगा, जमा हो जाएगा। ओके, यही तुम्हारा क्या हुआ, प्योर जिंक, या क्या है 99.9% शुद्ध है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण है ना, जिंक ब्लेंड से जिंक का क्या किया, निष्कर्षण किया। या 4 स्टेप में हुआ। पहला हम क्या किए, आयस का कंसंट्रेशन किए, तो कैसे किए, फेनोप्लावन विधि से। दूसरा हम क्या किए, सांद्रित अयस्क का रोस्टिंग किए, जलाए, तो सल्फाइड और बदल गया किसमें, जिंक ऑक्साइड में। तीसरा काम क्या किए कि जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन किए, स्मेल्टिंग किए, तो ये जिंक ऑक्साइड बदल गया किसमें, स्पेल्टर जिंक में, है ना। चौथा काम क्या किए, जो अशुद्धि है उसका रिफाइनिंग किए, तो शुद्ध मेटल जो है कैथोड पर जाके क्या हुआ, ये जमा हुआ। ये कैथोड पर आके ये क्या हुआ, ये जमा हुआ, ये कैथोड है ना, कैथोड पर आके जमा हुआ। इस प्रकार से हम जिंक ब्लेंड से क्या किए, जिंक का निष्कर्षण। ओके, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिंक के मुख्य अयस्क में का नाम लिखें एवं जिंक ब्लेंड से जिंक का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको लिखना। तो ध्यान रखना, पूछ रहा है जिंक गैस का नाम लिखे, तो कोई 2 गैस का नाम लिख देंगे। अभी नहीं लिखेंगे कि जिंक एटॉमिक नंबर ही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, एटॉमिक नंबर ही है, एटॉमिक मास ही नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
जिंक गैस का नाम लिखें, 2-3 को लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है जिंक ब्लेंड से जिंक का डिस्कशन कैसे किया जाता है। ये 4 स्टेप जो बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रिडक्शन करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, चौथा क्या है, रिफाइनिंग करेंगे। इस प्रकार से हमको शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाएगा। अब कहो जी सर ये जो जिंक प्राप्त हुआ इसका यूज क्या है? इसका गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का जस्तीकरण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पिघला हुआ जिंक रहता है, उसमें लोहा का जो है सामान जो बना हुआ उसको डुबा देते हैं। तो क्या होता है कि लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसी क्रिया को जिंक का जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक कहा जाता है। दूसरा क्या है, इसका यूज ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल का जो इलेक्ट्रोड बना रहता है, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोड जो है जिंक से बना रहता है। यह सब जिंक का क्या है, यूज है ना। इसके अलावा विभिन्न एलॉय जो बनता है, विभिन्न एलॉय मिश्र धातु जो बनता है उसमें जिंक का। ओके, तो बच्चों आज जिंक का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया। ओके, इस वीडियो को समझने के लिए आप पीछे वाला वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक इसमें आपको कठिनाई होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।